हिंद, नमस्कार। स्कूल ऑफ माइनिंग में आप सभी एस्पिरेंट्स का हार्दिक स्वागत है। आज से हम फिज़िकल जियोलॉजी चालू करेंगे और फिज़िकल जियोलॉजी के अंदर वेदरिंग वाला जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, उसको देखेंगे। तो वेदरिंग वैसे तो बहुत छोटा टर्म्स है और लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, बट अपन बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। कितने टाइप की वेदरिंग रहती है, क्या अंदर में क्या रहता है, इसके अंदर में क्या क्या प्रोसेसेस होती है, सारा कुछ अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तो अपन धीरे धीरे मतलब एक दो ऐसे है कि लोग बोल रहे थे कि आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हो, तो थोड़ा सा इस बार से अभी इस लेक्चर से अपन धीरे धीरे पढ़ने के लिए ट्राई करेंगे। तो बेसिकली वेदरिंग का डेफिनेशन क्या है? तो वेदरिंग का डेफिनेशन है द रॉक्स ब्रेक एंड अंडरगो डीके अंडर द influence of atmospheric agents like wind, sun, frost, water, and organism. And produce soil. This is called weathering. ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो रॉक रहते हैं, ठीक है, वो एक उसके अंदर क्या होता है, डीके होता है, थोड़ी सी सडन होती है। डीके मतलब सडन। अंडरगो इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एजेंट्स। एटमॉस्फेरिक एजेंट में बात करें तो जैसे कुछ हवा से भी कुछ ना कुछ कंटिन्यूस हवा चलती रहेगी रॉक के ऊपर, तो रॉक को क्या धीरे से थोड़ी थोड़ी कमज़ोर करती जाएगी। बहुत सालों टाइम में ये हवा चलती रहेगी तो रॉक जो है वो क्या होगी, कमज़ोर होगी। पर जैसे ही उसके ऊपर कंटिन्यूस हीट पड़ेगी तो हीट के ऊपर भी क्या असर होता है, रॉक थोड़ी सी वीक हो जाती है। फिर फ्रॉस्ट वेजिंग, जैसे रॉक के अंदर क्या है, पोरोसिटी रहता है। तो जैसे मानसून में पानी गिरा और पानी गिरने के बाद वो पानी क्या है, पोरोसिटी के थ्रू रॉक के अंदर चला जाता है। और फिर जब विंटर का सीज़न आता है या ठंडा सीज़न आता है तो वो रॉक जो पानी रहता है तो धीरे से क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो बर्फ़ में कन्वर्ट होता है। तो अपन जानते हैं कि पानी से ज़्यादा आइस का जो वॉल्यूम रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो जैसे ही वो आइस में कन्वर्ट होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो रॉक को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। फिर पानी, जैसे पानी की लहरें चलती है, कुछ नदियाँ चलती है, सी शोर अपन देख ले, तो उसकी वजह से भी रॉक में क्या होता है, डीके होता है। फिर ऑर्गेनिज्म में देखें, जैसे प्लांट्स रूट वगैरह रहते हैं, तो प्लांट के रूट ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, पहाड़ों के अंदर चले जाते हुए अपन ने देखे हुए हैं, और उसकी वजह से पहाड़ को वो तोड़ देते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म हो गए। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये सारा चीज़ अल्टीमेटली होने के बाद, वेदरिंग होने के बाद सॉइल को जनरेट करते हैं, जिसको अपन सॉइल बोलते हैं। तो उस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, इस फेनोमेनन को अपन फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद इसमें एक वर्ड होता है डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन क्या है, मतलब जो रॉक रहता है ना, उसको वेदरिंग के बाद जो रॉक टूट जाता है वो डीकम्पोज होने लगता है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे, जो डीकम्पोजिशन है ना उसी को केमिकल डीके बोलते हैं। ठीक है, जो रॉक रहता है ना, सपोज एक रॉक है, वो दूसरी जगह गया तो दूसरी जगह में जो केमिकल रिएक्शंस हो गए और वो अपने आप में जो बदलाव ला रहा है रॉक, तो उसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन बनेंगे। तो बेसिकली वेदरिंग में दो मेन प्रोसेस रहती है। एक रहती है डिसइंटीग्रेशन, याद रखो, एक रहती है डिसइंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं फिजिकल ब्रेकिंग। फिजिकल ब्रेकिंग
ऑफ रॉक्स, और दूसरी जो रहती है उसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन। इसको क्या बोलेंगे, केमिकल डीके। आपको पूछे अगर एग्ज़ाम में कि कौन सी प्रोसेस जो है ये वेदरिंग में पार्टिसिपेट करती है, तो आप याद रखो कि डिसइंटीग्रेशन मतलब जो इंटीग्रेशन जो रॉक का रहता है उसको तोड़ना मतलब डिसइंटीग्रेशन हो गया, और डीकम्पोजिशन मतलब केमिकल डीके। कुछ केमिकल, कुछ फ्लूइड्स रहते हैं, कुछ एसिड रहते हैं, कुछ रेन्स रहती है, कुछ गैसेस रहती है, जिससे जो है रॉक क्या करता है, केमिकली रिएक्ट करता है, जिसको अपन केमिकल डीके बोलते हैं। तो वो दो प्रोसेस ये मेन तो वेदरिंग में रहती है। इससे जुड़ा हुआ एक और टर्म है जिसको बोलते हैं इरोजन। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक और टर्म है जिसको बोलते हैं इरोजन। तो इरोजन को अपन देखेंगे, थोड़ा सा लिख के करेंगे, तो कि ये जो पीडीएफ भी रहेगा ना वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। ठीक है, आप इसको अगर मैं लिखने में आपको टाइम लग रहा है तो आप 1.5x की स्पीड करके आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो लिख रहा हूँ या कुछ भी है, तो आप थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा दे। और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, वो व्हाट्सअप ग्रुप को आप खास ज्वाइन कर ले। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो, तो तुरंत ही मतलब जो भी मेरे अपडेट रहेगा ना वो आपको मिल जाएगा। मतलब डी इसका क्या होता है, देखो इरोजन क्या होता है, पहले तो जो रॉक रहता है ना उसका क्या होता है, इरोजन इज़ अ प्रोसेस। पूरा डेफिनेशन अपन पढ़े, अगर डेफिनेशन वाइज पहले देखते हैं फिर समझते हैं इसको। इरोजन इज process erosion is process which includes the destruction of existing rock and removal of product from the site of डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें जो मेन एजेंट क्या रहता है, मेन एजेंट जो रहता है, मेन एजेंट बोलते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे रॉक टूट गया है, ठीक है, ये रॉक टूट के एक जगह रुका हुआ है। अब पहले तो ये मान लो रॉक है यहाँ पे, ये सपोज एक रॉक है, यहाँ से धीरे से टूट के नीचे यहाँ पे गिर रहा है। यहाँ गिरा हुआ हमेशा नहीं रहेगा ना, ये हवा के माध्यम से, ये ग्लेशियर आ रहा होगा तो ग्लेशियर के माध्यम से, पानी आ रहा होगा तो पानी के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। वो तीन माध्यम से होता है, आइस, विंड, वाटर। ठीक है, तीनों माध्यम से होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन किस माध्यम से होता है, तो ये लिख लो, आइस, विंड और वाटर। ग्लेशियर से भी हो सकता है, ग्लेशियर भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और अलग टर्म्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लोग इसकी चर्चा जनरली नहीं करते हैं, जिसको बोलते हैं डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन, ठीक है, डेन्यूडेशन क्या है, तो इसका जो कंबाइंड इफेक्ट रहता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, उसको क्या बोलेंगे, डेन्यूडेशन बोलेंगे। ठीक है, और डेन्यूडेशन से क्या होता है कि जो सरफेस रहता है ना अर्थ का, उसका वो थोड़ा सा घिस जाता है, मतलब उसी को डेन्यूडेशन बोलेंगे। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको बोलेंगे एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से याद रखना। एक्सफोलिएशन मीन्स इट इट इज मेनली, क्या है, इट इज मेनली ए फिजिकल
फिजिकल weathering process in which large sheet of large sheets large sheets of rock peel off from an outcrop. ठीक है, तो मेन क्या होता है इसमें, सपोज ये यहाँ पे एक ज़मीन है, मान लो ऐसी लेवल की ज़मीन है, यहाँ पे कोई ऊपर में सॉइल है और यहाँ पे एक जगह पे क्या है, रॉक जो है वो एक्सपोज्ड है। उस मतलब एक्सपोज जो रॉक रहता है, अंडरलेइंग रॉक जो एक्सपोज रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, आउटक्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आउटक्रॉप यहाँ पे एक्सपोज है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका एक्सफोलिएशन होता है। मतलब एक सीट जैसे स्ट्रक्चर में, क्या होगा, ये जैसे छिलका अपन केले का निकालते हैं, वैसे छिलका निकलता जाएगा धीरे धीरे रॉक का, तो उसी को अपन एक्सफोलिएशन बोलेंगे। ठीक है, एक याद रखना है। और एक्सफोलिएशन अपने को कौन सा टाइप के रॉक में दिखता है, तो जनरली सीन इन ग्रेनाइट। और एक्सफोलिएशन से क्या होता है, एक्सफोलिएशन का इफेक्ट क्या होता है, तो रॉक, अंडरलोइंग रॉक का जो प्रेशर रहता है, अंडरलोइंग जो रॉक मास रहता है, उसका जो प्रेशर रहता है, अंडर लेइंग रॉक मास प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसकी वजह से, एक्सफोलिएशन की वजह से। ठीक है, तो ये एक याद रखना। फिर एक अलग से टर्म है स्पेरोइडल वेदरिंग। तो स्पेरोइडल वेदरिंग की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो जहाँ पे जो आउटक्रॉप है ना, वो ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, ड्यू टू केमिकल वेदरिंग the rounded boulders are produced. This process is called spheroidal वेदरिंग। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग की वजह से जो बोल्डर हो गए ना, वो उसका वेदरिंग होके कैसे राउंड शेप में अगर बोल्डर हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेरोइडल वेदरिंग बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इतना याद रखो, इतना काफ़ी है स्पेरोइडल वेदरिंग के लिए। अभी आगे अपन देखते हैं फिजिकल वेदरिंग जो अपन ने देखा। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग अलग अलग प्रकार से होता है। तो सबसे पहला इसमें है फ्रॉस्ट। इसको फ्रॉस्ट या तो फ्रॉस्ट वेजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आप फ्रॉस्ट याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वाटर रहता है ना, ये बेसिकली मेन एजेंट क्या रहता है इसका, फ्रॉस्ट वेजिंग का वाटर रहता है। ठीक है, और वाटर की जो वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वाटर टू आइस, कितना उसका वॉल्यूम बढ़ता है, 9% इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे रॉक के अंदर वाटर फ्रीज हो जाता है, वहन वाटर इनसाइड रॉक्स freezes, it
exert great pressure on rock, and as a result cracks develops in rock. Then rock breaks into pieces is called frost फ्रॉस्ट वेजिंग। बराबर। अब इतना याद रखो फ्रॉस्ट वेजिंग की डेफिनेशन में कि भाई जो वाटर रहता है वो क्रैक के थ्रू जो पोरोसिटी रहती है उसके थ्रू वाटर जो है रॉक में चला जाता है, और वो जो जैसे ही वो वाटर फ्रीज हो जाता है तो वो रॉक में डेवलप क्रैक करता है, क्रैक को डेवलप करेगा प्रेशर की वजह से, और जो क्रैक है वो अल्टीमेटली धीरे धीरे छोटे छोटे पीसीज में रॉक ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। और ये जो रॉक रहती है वो मतलब क्या होता है, सपोज ये रॉक है, ये पहाड़ है, तो यहाँ से ऐसे रॉक गिरी तो यहाँ पे इकट्ठा हुई, यहाँ पे जो इसका टो रहता है ना वहाँ पे बहुत सारी रॉक जो है वो इकट्ठी हुई दिख जाएगी। जो मैंने मटेरियल शेयर किया हुआ था उसमें फोटोज़ दिखा हुआ है। तो ये जो मटेरियल रहेगा है ना, ये क्या है, ब्रोकन रॉक है। ये क्या है, ब्रोकन रॉक है बाय फ्रोस्ट। ब्रोकन रॉक आप याद रखो ना, ब्रोकन रॉक है। ठीक है, ब्रोकन रॉक है जो अक्यूमुलेशन क्या हुआ है, अक्यूमुलेट एट टो ऑफ माउंटेन। ठीक है, इज कॉल्ड, याद रखना, टालूज डिपॉजिट्स। ठीक है, ये एक जियोलॉजिकल टर्म है, टालूस डिपॉजिट बोलते हैं उसको। ये जो नीचे में इकट्ठे हुए रॉक है ना, यही तो टालूस डिपॉजिट है। तो आप इसको भी याद रखना। ठीक है। दूसरा फिजिकल वेदरिंग का दूसरा एजेंट कौन सा है, तो दूसरा एजेंट है हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है। तो इसमें मेन क्या रहता है, मेन रहता है टेम्परेचर वेरिएशन। जो रॉक को वीक करता है और अल्टीमेटली ब्रेक करता है, उसी को हीटिंग एंड कूलिंग बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली इसमें दो प्रोसेस रहती है, और टेक्निकली जानना है तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कब होगा, हीटिंग के टाइम में। कूलिंग के टाइम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये दो प्रोसेस की वजह से जो है वो रॉक का वेदरिंग होता है, उसको आप याद रखना। इसमें तीसरा है वेदरिंग, सॉरी तीसरा है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या है, तो इसमें जो रहता है ना, प्लांट्स, फिर जो कुछ एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, इस पे इसमें लिख दो प्लांट। प्लांट्स मतलब जो रूट्स वगैरह रहते हैं, ट्रीज रहते हैं, इसमें प्लांट्स हो गया। एक मिनट ब्लैक में कर देते हैं इसको, प्लांट्स हो गया। फिर बुरूइंग एनिमल्स,
एनिमल्स, बुरोइंग एनिमल्स मतलब जो ज़मीन पे खड्डा करते हैं ना, वो वाले एनिमल। तो वो खड्डा क्या करते हैं, खड्डा करने के बाद वो रॉक को क्या कर रहे हैं, फिजिकली ब्रेक कर रहे हैं। और फिर ब्रेक हुआ रॉक क्या है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इरोजन, मतलब जो अपन ने इरोजन देखा, वो इरोजन के माध्यम से अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी फिजिकल वेदरिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर मैन जो रहते हैं, तो मैन भी क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ खड्डा करते हैं, कुछ ना कुछ रॉक को तोड़ते हैं घर बनाने के लिए, या कुछ कुछ ना कुछ माध्यम से। तो ये अपने को पता है। ठीक है, तो ये सब जो है रहते हैं। इसमें देखो अर्थ वॉर्म्स रहते हैं, जो कीड़े रहते हैं वो ज़मीन में, जैसे सांप वगैरह है, नेवले वगैरह है, तो वो ज़मीन में क्या करते हैं, ज़मीन को ऐसे ही अंदर से खोखला कर देते हैं, रॉक को खा जाते हैं। और जैसे चींटियाँ वगैरह रहती है, तो वो क्या करती है, रॉक को खोखला कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करती है, फिर वो इरोजन के माध्यम से तो चले जाते हैं, है ना। तो ये सब बुरोइंग एनिमल्स में आएगा। तो ये भी एक फिजिकल वेदरिंग में क्या है कि जवाबदार रहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो, ये ऑर्गेनिज्म अलग है। ठीक है, और फिर केमिकल वेदरिंग में अलग से अपन देखेंगे, वो भी अलग है, दोनों में आता है, फिजिकल में भी आएगा, केमिकल में भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग का जो था वो चैप्टर यहाँ पे मतलब टॉपिक क्लोज हो जाता है। अभी इसके बाद आएगा केमिकल वेदरिंग। केमिकल केमिकल वेदरिंग। ठीक है, केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग में क्या है, केमिकल वेदरिंग में सबसे पहले आएगा वाटर। सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका रहता है इसमें, एक तो वाटर रहता है और दूसरा रहता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये दो चीज़ रहती है। तो सबसे पहले अपन वाटर देखेंगे। वाटर के माध्यम से अलग अलग प्रकार से होता है। वाटर में भी अलग अलग अपन इसको अलग से क्लासीफाई कर सकते हैं केमिकल वेदरिंग में अलग से। तो वाटर में सबसे पहले टोटल कितनी प्रोसेस रहती है, तो इसमें 4 प्रोसेस रहती है। वाटर की भी देखें तो एक रहती है जो जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, दूसरी जो रहती है हाइड्रेशन। जनरली लोग हाइड्रेशन पढ़ लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कार्बोनेशन और चौथी रहती है सॉल्यूशन। तो अलग अलग करके अपन देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के माध्यम से कैसे वेदरिंग होता है वो अपन देखेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है ऑक्सीडेशन का, पहले एग्जांपल देख लो। जैसे लिमोनाइट रहता है, ब्लैक में लिखते हैं ताकि परमानेंट अपन यूज़ कर सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है इसका, लिमोनाइट एंड हेमेटाइट। देखो अभी क्या होता है, जैसे वाटर जो रहता है ना, वाटर जैसे ज़मीन के अंदर घुसता है। ठीक है, तो वाटर के अंदर क्या रहता है, वाटर के अंदर बेसिकली क्या रहता है, वाटर रहता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन रहता है। वाटर के अंदर क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, O2 रहता है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करता है कि जो इसमें कुछ ऐसी रॉक्स रहती है, रॉक्स जिसके अंदर ये दोनों हेमेटाइट और लिमोनाइट पाए जाते हैं। जैसे ये रॉक्स के नाम आपको दूँ तो पायरोक्सिन्स है, एम्फीबोले है, एम्फीबोल, एम्फीबोल्स बोल सकते हैं, एम्फीबोल्स। ये सब रॉक्स रहती है ना, इसमें क्या रहते हैं, ये सब रॉक्स में क्या रहते हैं, ये सब रॉक्स में आयरन रहता है। आयरन, तो ये जो आयरन रहता है, ये O2 इसके साथ मिल जाएगा आयरन के साथ, तो वो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। क्या किसको जन्म देगा, आयरन ऑक्साइड्स को जन्म देगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड से क्या बनेगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट वगैरह बनेंगे। और इसका जो कलर होगा, वो कलर भी जैसे रेड कलर आएगा, रेड कलर के भी रहते हैं, येलो कलर के भी रहते हैं आयरन ऑक्साइड। तो ये कलर भी किसकी वजह से रहता है ये ऑक्सीडेशन की वजह से कलर इनको मिलता है। रेड एंड येलो कलर ड्यू
टू ऑक्सीडेशन। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है केमिकल वेदरिंग का, जहाँ पे जो ओरिजिनल रॉक्स थी वो रॉक के केमिकली उसको चेंज किया है, इसकी फिजिकली चेंज नहीं किया है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है उसको उसने चेंज किया है, जिसको क्या बोलेंगे, केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या है, दूसरा है हाइड्रेशन। यही हो गया। इसके बाद वाला दूसरा देखेंगे, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब दूसरा देखेंगे हाइड्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रेशन में क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। हाइड्रेशन कुछ नहीं है, देखो जो वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं ना, जब वो रॉक में घुस जाते हैं तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इतना याद रखो। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू थ्रू आप समझो कि कोई एक है CaSO4। CaSO4 ये क्या रहता है, CaSO4? तो CaSO4 जो है, जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। अभी इसमें क्या है, जैसे रॉक में वाटर घुस जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, H2O घुसेगा, तो ये बना देगा, क्या बना देगा, CaSO4H2O, मतलब जिप्सम बना देगा। ठीक है, और जिप्सम बना देगा, तो यही है हाइड्रेशन। मतलब ये रॉक में घुस जाएगा तो रॉक को क्या है, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ देगा और वो केमिकली उसमें हाइड्रेट हो जाएगा, तो ये CaSO4 जैसे जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ये अनहाइड्रेट रहता है। ठीक है, इसको अनहाइड्रेट भी बोलते हैं। और ये हाइड्रेट होने के बाद ये हाइड्रेट फॉर्म हो गया इसका, तो CaSO4 जैसे जिप्सम हो गया। तो ये एक एग्जांपल आप याद रखो जो हाइड्रेशन का बेस्ट एग्जांपल है। फिर उसके बाद आता है तीसरा, क्या है तीसरा, अपन देखे थे कार्बोनेशन। कार्बोनेशन, तो कार्बोनेशन में कुछ नहीं है। जैसे कार्बोनेशन में क्या है कि जैसे ग्रेनाइट रहता है, जस्ट एग्जांपल लो आप, तो ग्रेनाइट रहता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट में क्या होता है, वाटर जो है, वाटर क्या है, ग्रेनाइट में डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, डिजोल्व, वाटर डिजोल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर ग्रेनाइट में डिजोल्व हो जाता है। तो इसको ग्रेनाइट को वाटर डिजोल्व हो जाएगा तो ग्रेनाइट को क्या बना देगा, क्ले में रूपांतरित कर देगा। ठीक है ना, मतलब ये तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है, कार्बोनिक एसिड से केमिकल रिएक्शन होता है। कार्बोनिक एसिड के थ्रू जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको कार्बोनेशन बोलते हैं। जैसे H2O3 है, इसको H2O3 रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, बेसिकली ग्रेनाइट में क्या रिएक्ट कर रहा है, जो कार्बोनिक एसिड है वो रिएक्ट करता है और ग्रेनाइट को क्या बोलते हैं, क्ले में कन्वर्ट कर देता है। बट जो क्वार्ट्ज रहता है ना, क्वार्ट्ज वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, एक याद रखना ये फैक्ट है कि क्वार्ट्ज मिनरल जो रहता है ना, वो कार्बोनिक एसिड से मतलब अल्टर नहीं होता, मतलब वो क्वार्ट्ज जो रहेगा वो क्वार्ट्ज ही रहेगा, उसका फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं रहेगा। बट क्वार्ट्ज के साथ जैसे पोटेशियम फेल्सपार वगैरह दूसरे रॉक्स रहते हैं, तो वो केमिकली कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट कर देते हैं। तो जो पोटेशियम फेल्सपार रहता है ना, उसका आप केमिकल फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, उसको बोलते हैं 2KAI 2KAI SI3O8। ये फॉर्मूला याद रखो, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये इसको हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं और कार्बोनेशन भी बोल सकते हो। अब दोनों तरफ से ये प्रोन रहता है, ज़्यादा प्रोन रहता है कार्बोनेशन के। इसमें मतलब कार्बोनिक एसिड से बहुत बहुत जल्दी रिएक्ट करके बन सकता है ना। तो इसके लिए इसको याद रखो आप बस, बाकी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है।